युवराज के ड्रॉप करने के बाद सुहानी हॉस्टल के अंदर आती है। जब वो अपने रूम के बाहर पहुंचती है तो देखती है कि उसका रूम अंदर से बंद है। सुहानी दरवाजा खटखटाते हुए निशा को आवाज देती है। थोड़ी देर में उसके कमरे के अंदर से निशा की धीमी सी आवाज आती है। कौन है? सुहानी भी धीरे से जवाब देती है। मैं हूँ, सुहानी। इसके बाद कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुलता है। निशा दरवाजे से अपना सर बाहर निकालकर इधर उधर देखती है। निशा अपने आसपास इस तरह से देख रही थी जैसे अंदर उसने कुछ छुपा कर रखा हो। जब उसे बाहर सुहानी के अलावा और कोई नहीं दिखता तो वो सुहानी से कहती है, जल्दी से अंदर आ जा। सुहानी को निशा की ये हरकत अजीब लग रही थी। वो कमरे के अंदर आ जाती है। सुहानी के कमरे में एंटर करते ही निशा झट से दरवाजा बंद कर देती है। सुहानी निशा की ये हरकत समझ नहीं पाती और परेशान होकर उसे कुछ कहने ही वाली होती है। तभी वो देखती है कि कमरे में उन दोनों के अलावा और भी कोई था। वो और कोई नहीं बल्कि विवेक था, जो निशा की स्टडी टेबल के पास बैठा था। विवेक सुहानी को देखकर अपना हाथ दिखाते हुए कहता है, हाय सुहानी। सुहानी उसे अपने कमरे में देखकर चौंक जाती है। सुहानी शक भरी नजरों से दोनों को देखने लगती है। सुहानी थोड़ी नाराजगी के साथ निशा से कहती है, इतनी रात को विवेक हमारे रूम में क्या कर रहा है? निशा हड़बड़ाते हुए सुहानी से कहती है, नहीं नहीं, जो तू समझ रही है ना वैसा कुछ नहीं है। विवेक और मैं यहाँ कल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सुहानी अपनी आंखें छोटी करके कहती है, एग्जाम की तैयारी? निशा सुहानी से शिकायत करते हुए कहती है, और क्या, मुझे कल के एग्जाम के लिए स्ट्रेस हो रहा था। मैंने तुझे कई बार कॉल किया लेकिन तूने एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया। तो मैं क्या करती? मुझे विवेक को कॉल करके यहाँ बुलाना पड़ा। ये सुनकर सुहानी कहती है, लेकिन विवेक हॉस्टल के अंदर आया कैसे? निशा विक्ट्री स्माइल के साथ खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहती है, यहाँ से। अब शक करने की बारी निशा की थी। वो सुहानी से कहती है, तू इतनी रात गए कहां से आ रही है और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? सुहानी निशा और विवेक को लाइब्रेरी में हुई सारी बातें बता देती है और कहती है, मैं पढ़ाई कर रही थी इसलिए मेरा फोन साइलेंट था, तो मैंने तेरा कॉल नहीं देखा। निशा और विवेक को जब ये पता चलता है कि सुहानी पिछले कई घंटों से युवराज के साथ लाइब्रेरी में थी तो वो दोनों सुहानी को छेड़ने वाली मुस्कुराहट के साथ देखने लगते हैं। निशा अपने कंधे से सुहानी के कंधे पर धीरे से मारकर कहती है, तेरे और युवराज सर का कोई सीन चल रहा है ना? सुहानी निशा को डांटते हुए कहती है, बकवास मत कर, ऐसा कुछ नहीं है। निशा उसी स्माइल के साथ कहती है, अगर ऐसा नहीं है तो युवराज सर तुझे एक्स्ट्रा क्लासेस क्यों दे रहे थे? इससे पहले तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। सुहानी निशा को ताना मारते हुए कहती है, मेरी और युवराज सर के बारे में लिखने से तुम दोनों को एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये सुनते ही निशा और विवेक को कल होने वाले एग्जाम की याद आ जाती है और वो फिर से घबराने लगते हैं। उन्हें घबराता देख सुहानी उनसे कहती है, मुझे युवराज सर ने सारी चैप्टर्स समझा दिए हैं। चलो वो मैं तुम दोनों को पढ़ाती हूँ, तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा और मेरा रिवीजन। ये कहते हुए सुहानी निशा और विवेक को पढ़ाने लगती है। शिमला की पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच एक बड़ा सा बंगला था। उसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ फैले थे जिन पर बर्फ की सफेद परत जमी हुई थी। उस जंगल में भेड़िए की आवाज गूंज रही है। बंगले के बाहर 4 बड़े बड़े कंटेनर रखे थे। उस कंटेनर के अंदर से कंटेनर को पीटने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत से लोगों को उस कंटेनर के अंदर रखा गया है जो बाहर निकलने के लिए उसे पीट रहे हैं। उस बंगले के 5-6 किलोमीटर तक कोई भी घर नहीं था। शायद इसीलिए उस कंटेनर को यहाँ रखा गया था ताकि उसे कोई देख ना सके। ये सीन किसी हॉरर फिल्म से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उस बंगले के अंदर एक बड़ा सा हॉल था।
उस हॉल में एक औरत बैठी थी। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसके लंबे बाल बिखरे हुए हैं। अंधेरा होने की वजह से उसका चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा था। उस हॉल के बीच में एक बड़ा सा हवन कुंड था जिसमें आग जल रही थी। उस कुंड के आसपास काली जादू का सामान फैला हुआ था, जैसे एक कलश में खून, कुछ हड्डियां, कुछ मानव खोपड़ियां। वो औरत उस हवन कुंड के सामने ध्यान मुद्रा में बैठी थी। तभी उस बंगले के अंदर एक चीखती आवाज के साथ एक काला साया आता है और हवन कुंड के दूसरी तरफ आकर रुक जाता है। उस साए के सामने आते ही वो औरत कहती है, बस आज की रात, और फिर कल से तुम्हें शरीर पाने के लिए शिकार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल इस क्रिया के पूरा होते ही तुम्हारी शक्तियां कई गुना बढ़ जाएंगी। उस साए के गुस्से में गुर्राने की आवाज आ रही थी। वो औरत उस साए से कहती है, क्या हुआ, आज नहीं शिकार मिला? वो साया अपनी डरावनी आवाज में कहता है, वो युवराज, उसकी शक्तियां दिनों दिन बढ़ने लगी हैं। अब उसके मन से मेरा डर खत्म हो रहा है। वो हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनता जा रहा है। वो औरत हंसते हुए कहती है, तुम युवराज से घबरा रही हो? वो अभी बच्चा है और उसके पास तो अब बस 6 महीने ही बचे हैं, फिर उसकी जान हमारी हो जाएगी। कुछ सोचने के बाद वो औरत कहती है, हाँ, उसकी शक्तियां मेरी उम्मीद से ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं, लेकिन वो तुमसे ज्यादा शक्तिशाली कभी नहीं हो सकता। हमें उससे कोई खतरा नहीं है। जिससे हमें खतरा था, उसे तुमने 11 साल पहले ही मार दिया है। अब हमारे रास्ते में कोई नहीं आ सकता। बस अब कल रात का इंतजार है। ये कहकर वो औरत अपनी आंखें बंद करके फिर से अपनी साधना में लग जाती है। सुबह के 8 बजे थे। हॉस्पिटल में अर्नव अपने बेड पर लेटा था। सोते हुए उसका चेहरा बिल्कुल शांत लग रहा था। कुछ ही देर में एक झटके से उसकी नींद खुल जाती है और वो फौरन उठकर बैठ जाता है। उठने के बाद अर्नव हैरान होकर अपने आसपास देखता है। उसे समझ आता है कि वो हॉस्पिटल में है। उसके हाथ में एक ड्रिप लगी थी और पास में कुछ मशीनें थीं जो उसे मॉनिटर कर रही थी। अर्नव खुद को ऐसे देखकर परेशान हो जाता है और खुद से कहता है, नहीं, आज मैं कमजोर नहीं पड़ सकता। आज मुझे एक बहुत बड़ा काम पूरा करना है। अर्नव उठकर बेड से नीचे उतरने लगता है। इतने में गोपाल उस रूम में आता है और अर्नव को बेड से उठते देखकर भागते हुए उसके पास जाता है। गोपाल परेशान होकर अर्नव से कहता है, सर, आप ये क्या कर रहे हैं? अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम की जरूरत है। अर्नव बेड से नीचे उतरकर कहता है, गोपाल, ये आराम करने का टाइम नहीं है। आज हमें एक बहुत जरूरी काम करना है। गोपाल कंफ्यूज होकर कहता है, कैसा काम? इससे पहले अर्नव कुछ कहता, उसका मोबाइल बजता है। अर्नव देखता है कि उसे एक प्राइवेट नंबर से कॉल आ रहा था। अर्नव बिना देर किए वो कॉल रिसीव करता है। इससे पहले अर्नव कुछ भी कह पाता, मोबाइल से एक आदमी की आवाज आती है, मैंने लोकेशन भेज दिया है और याद रहे, ये काम 3 बजे से पहले हो जाना चाहिए, वरना तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। ये बात पूरी होते ही कॉल कट हो जाता है। अर्नव उस कॉलर से एक शब्द भी नहीं कह पाता। फोन कटते ही अर्नव रेस्टलेस होकर अपने आसपास देखता है। वो अपने बाएं हाथ को देखता है जिसमें एक ड्रिप लगा हुआ था। अर्नव एक झटके से उस ड्रिप को अपने हाथ से निकाल देता है और अपने कपड़े ढूंढने लगता है। गोपाल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अर्नव करना क्या चाहता है। वो बहुत कोशिश करने पर भी अर्नव को हैंडल नहीं कर पा रहा था। गोपाल मन में कहता है, लगता है सर के सर पर चोट लगी है, तभी तो ऐसी अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। अर्नव की नजर हैंगर पर लटके उसके कपड़ों पर जाती है।
फौरन वो हॉस्पिटल वाले कपड़ों को निकालकर अपने कपड़े पहनने लगता है। गोपाल इस वक्त बस खड़े होकर अर्नव को देख रहा था। अर्नव के पास जाने के ख्याल से ही उसे डर लग रहा था। तभी रूम में एक डॉक्टर आ जाता है। वो भी अर्नव को इस तरह देखकर चौंक जाता है। डॉक्टर हैरानी से अर्नव को देखते हुए कहता है, सर सर आप क्या कर रहे हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको अभी आराम की जरूरत है। डॉक्टर ये सब कह ही रहा था कि अर्नव अपनी घड़ी पहनकर डॉक्टर के पास आ जाता है। डॉक्टर अर्नव के पास आते ही घबराने लगता है। इससे पहले उसने किसी भी पेशेंट को इस तरह की हरकत करते नहीं देखा था। अर्नव डॉक्टर के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, डॉक्टर, मुझे आपसे बस 6 घंटे के लिए छुट्टी चाहिए, फिर मैं यहाँ वापस आकर एडमिट हो जाऊंगा, ओके? ये कहकर अर्नव उस रूम से बाहर चला जाता है और गोपाल भी उसके पीछे जाने लगता है। डॉक्टर सदमे में वहीं खड़ा रह जाता है। दूसरी तरफ युवराज अपने घर आते ही यशवंत दीवान के रूम में चला जाता है। वो देखता है कि यशवंत अपनी बालकनी में खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे और युवराज की मॉम सावित्री बेड के पास एक व्हीलचेयर पर बैठी थी। सावित्री पूरी तरह से पैरालाइज्ड थी। वो सिर्फ देख और सुन सकती थी, लेकिन कुछ बोल नहीं सकती थी। पिछले 11 सालों से सावित्री इसी हालत में थी। युवराज सावित्री के पास जाकर उसे हग करते हुए कहता है, मॉम, आपकी तबीयत कैसी है? सावित्री अपनी पलकें झपकाकर उसे जवाब देती है। इतने में युवराज के डैड यशवंत वहां आ जाते हैं। यशवंत युवराज से कहते हैं, अरे बेटा, तुम यहाँ? यशवंत को देखते ही युवराज का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए यशवंत से कहता है, डैड, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? ये सुनकर यशवंत के आंखों में चमक आ जाती है। इतने सालों में आज पहली बार युवराज उनसे कुछ मांग रहा था। वो खुश होकर कहते हैं, हाँ बेटा, बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं अभी तुम्हें दिलवा देता हूँ। युवराज यशवंत के करीब जाकर उनकी आंखों में देखते हुए कहता है, हमारे जंगल के बीच वाले बंगले में जिन लोगों को आपने हॉस्टेजेस बनाकर रखा है, उन्हें जाने दीजिए। युवराज के मुंह से ये बात सुनते ही यशवंत के होश उड़ जाते हैं। वो अपनी आंखें बड़ी करके युवराज को देखने लगते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके इतने बड़े क्राइम के बारे में युवराज जानता है। अपने डैड को शॉक में देखकर युवराज कहता है, क्या हुआ? मुझे ये नहीं पता चलना चाहिए था ना? यशवंत अपनी नजरें झुकाकर इधर उधर देखते हुए कहता है, तो तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। युवराज सीरियस होकर कहता है, ठीक है फिर, जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो मैं ही उन हॉस्टेजेस को आजाद कर देता हूँ। ये कहकर युवराज रूम से बाहर जाने लगता है। युवराज के ऐसा कहते ही यशवंत के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो भागते हुए युवराज के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और घबराते हुए कहते हैं, नहीं युवराज, ऐसा मत करो, वरना वो हम सबको मार डालेगी। यशवंत के चेहरे पर इस वक्त उस साए का खौफ साफ दिख रहा था। युवराज गुस्से में यशवंत से कहता है, डैड, आप कुछ भी कर लीजिए, वो हम सबको मार ही देगी। इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि मॉम को लेकर शिमला से बाहर चले जाइए। कम से कम आप दोनों उससे सेफ तो रहोगे। यशवंत की आंखें नम हो जाती हैं। वो रुंधे गले से कहता है, और तुम? युवराज सख्ती के साथ कहता है, मेरा अंत पहले से तय है और इसकी वजह आप ही हैं। यशवंत युवराज की बात सुनकर खामोश रह जाते हैं। युवराज आगे कहता है, इसलिए कह रहा हूं, मॉम को लेकर हमेशा के लिए यहां से चले जाइए। यशवंत अपने चेहरे का एक्सप्रेशन बदलते हुए कड़क आवाज में कहते हैं, युवराज, एक बात अच्छे से समझ लो, ना तो मैं शिमला छोड़कर कहीं जाऊंगा और ना ही उन हॉस्टेजेस को कहीं जाने दूंगा। युवराज कहता है, क्या ये आपका आखिरी फैसला है? यशवंत एक गहरी सांस लेकर बड़ी सख्ती के साथ कहता है, हाँ। ये सुनकर युवराज गुस्से में वहां से चला जाता है। युवराज के वहां से जाते ही यशवंत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रोते हुए वो घुटने के बल फर्श पर ही बैठ जाते हैं। यशवंत रोते हुए कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? जो सच तुम जानते हो
वो आधा सच है। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। क्या है युवराज का पूरा सच? क्या अर्नव उन हॉस्टेजेस को बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। कुछ देर बाद युवराज की कार सेंट थॉमस कॉलेज आ जाती है। कॉलेज में इस वक्त बहुत भीड़ थी। आज वहां एग्जाम था और स्टूडेंट्स अपना एग्जाम देकर कॉलेज से जा रहे थे। युवराज अपनी कार पार्क करके बाहर निकलता है। इस भीड़ में उसकी नजरें सुहानी को ढूंढ रही थीं। इतनी टेंशन में भी युवराज को इस बात की चिंता थी कि सुहानी का एग्जाम कैसा गया होगा। उसने सुहानी को इसके लिए परेशान देखा था। उसे फिक्र थी कि अगर सुहानी का एग्जाम अच्छा नहीं गया तो वो फिर से अपने स्कॉलरशिप के लिए परेशान ना हो जाए। युवराज देखता है सुहानी कॉलेज की बिल्डिंग से बाहर निकल रही थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। उसकी स्माइल देखकर ही युवराज समझ जाता है कि उसका एग्जाम अच्छा गया है। अगर ऐसा ना भी होता तो भी सुहानी की स्कॉलरशिप कहीं नहीं जाने वाली थी। ये कॉलेज युवराज का जो था, उसके होते हुए कोई भी सुहानी को कॉलेज से बाहर नहीं निकाल सकता था। बिल्डिंग से निकलकर सुहानी की नजर कार के पास खड़े युवराज पर जाती है। युवराज ने फॉर्मल ब्लैक शर्ट और ब्लू पैंट पहना हुआ था। उसने अपने स्लीव्स ऊपर चढ़ा रखे थे। वो कार से टिक कर अपने मोबाइल पर कुछ कर रहा था। युवराज बहुत डैशिंग लग रहा था। कॉलेज की सारी लड़कियां बस उसे ही देख रही थी, लेकिन किसी की भी उसके पास जाकर बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वैसे तो कुछ पल पहले युवराज सुहानी को ही देख रहा था, लेकिन जब सुहानी की नजर उस पर गई तो वो अपने मोबाइल को देखने लगा। सुहानी युवराज को देखकर खुश हो जाती है। वो भागकर युवराज के पास जाती है और कहती है, थैंक यू सो मच सर। आपको पता है मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया। कल आपने मुझे जैसा एक्सप्लेन किया था आज मैं बिल्कुल वही लिख कर आई हूँ। मुझे तो नोट्स तक याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। सुहानी को इतना खुश देखकर युवराज की आंखों में भी चमक आ जाती है, लेकिन वो अपने उसी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, गुड। सुहानी चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लिए कहती है, अब मुझे लगता है कि मेरी स्कॉलरशिप मेरे पास ही रहेगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको एक अच्छी सी ट्रीट दूंगी। युवराज सुहानी को घूर कर कहता है, अच्छा। सुहानी को उसी वक्त एहसास हो जाता है कि उसने क्या कहा है। वो थोड़ा घबरा जाती है और अपनी बात को संभालते हुए कहती है, मेरा मतलब वो मैं। युवराज कहता है, तुम्हें ट्रीट देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम कुछ करना ही चाहती हो तो मुझसे एक प्रॉमिस कर सकती हो। सुहानी युवराज की बात ठीक से समझ नहीं पाती। वो कंफ्यूज होकर कहती है, आप मुझसे क्या प्रॉमिस चाहते हैं? युवराज उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, यही कि तुम जानबूझकर अपनी जान खतरे में नहीं डालोगी। सुहानी फौरन कहती है, मैं पागल नहीं हूँ जो जानबूझकर खुद को खतरे में डालूंगी। युवराज अपनी आईब्रोज उठाकर सुहानी को देखता है। युवराज का एक्सप्रेशन देखकर सुहानी को अपने किए कारनामे एक एक करके याद आने लगते हैं। वो शर्मिंदा होकर अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगती है, लेकिन युवराज सुहानी को ही देख रहा था। कुछ देर बाद सुहानी कहती है, हाँ ठीक है, एक दो बार मैंने ऐसा किया है, लेकिन। युवराज उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहता है, एक दो बार? सुहानी अपनी नजरें झुकाए हुए कहती है, हाँ मतलब कई बार, लेकिन तब वो जरूरी भी था। युवराज सुहानी से कुछ कहने ही वाला था, तभी वहां पुलिस सायरन की आवाज गूंजने लगती है। उस आवाज को सुनकर युवराज खामोश हो जाता है और उसका चेहरा फिर से कठोर हो जाता है। वहां खड़े सभी स्टूडेंट्स कॉलेज के मेन गेट की तरफ देखने लगते हैं। युवराज और सुहानी की नजर भी वहीं थी। कॉलेज गेट के सामने से 12 से 15 गाड़ियों का एक काफिला गुजर जाता है। सामने वाली कार में अर्नव बैठा था और उस कार को गोपाल ड्राइव कर रहा था। वहां से गुजरते हुए अर्नव की नजर कॉलेज के अंदर जाती है। इत्तेफाक से अर्नव युवराज को देख लेता है। युवराज को देखते ही अर्नव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो अपने मन में कहता है, शिमला का सबसे पावरफुल आदमी
जिसे आज तक कोई हरा नहीं पाया वो आज हारेगा, वो भी मुझसे। वैसे तो अर्नव एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार पुलिस ऑफिसर था, जो फालतू के झगड़ों में पड़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करता था। लेकिन उसके सामने लोगों ने युवराज की इतनी ज्यादा तारीफ कर दी थी कि ये बात अर्नव के ईगो पर लग गई थी। अर्नव किसी भी तरह से बस एक बार युवराज को हराना चाहता था। अर्नव युवराज के बारे में सोच रहा था, तभी उसका मोबाइल बजता है। फिर से उसके पास उसी प्राइवेट नंबर से कॉल आया था। अर्नव फोन उठाकर कहता है, हेलो। सामने से एक आदमी की आवाज आती है, याद है ना, 3 बजे से पहले वापस आना है, वरना कई लोगों की जान जा सकती है। अर्नव जवाब देता है, हाँ मुझे पता है, मैं वहां के लिए निकल चुका हूँ। आई होप तुमने मुझे सही इन्फॉर्मेशन दी है। मोबाइल से आवाज आती है, तुम उसकी चिंता मत करो, बस अपना वादा याद रखना। अर्नव जवाब देता है, मुझे अपना वादा याद है। ये कहते ही अर्नव के दिमाग में एक सवाल आता है। अर्नव फौरन कहता है, लेकिन तुम क्यों मिस्टर यशवंत को जेल? अर्नव इतना ही कह पाया था कि कॉल कट हो जाता है। अर्नव ये सब इग्नोर करके मोबाइल रख देता है। कार ड्राइव कर रहा गोपाल अर्नव की सारी बातें सुन रहा था, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। उसे भी अब इस बात का एहसास हो गया था कि अर्नव युवराज को हराने के लिए कुछ भी कर सकता है। गाड़ियों का वो काफिला तेजी से बढ़ते हुए शहर से बाहर जंगल की तरफ बढ़ जाता है। थोड़ी ही देर में पक्की सड़क खत्म हो जाती है और पथरीला रास्ता शुरू हो जाता है। अब पुलिस का वो काफिला पहाड़ और घने जंगल के बीच से होकर जा रहा था। बड़ी मुश्किल से गाड़ियां उस रास्ते को पार करती हैं और अर्नव बाकी पुलिस वालों के साथ उस बंगले के नजदीक पहुंच जाता है। अर्नव बंगले से कुछ दूर अपनी गाड़ी रोकता है। अपने हाथ में अपनी पिस्टल लेकर वो अपनी पोजीशन में आ जाता है और अपनी टीम के साथ धीरे धीरे बंगले की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो उस बंगले के सामने आता है, वहां का नजारा देखकर दंग रह जाता है। उस घने जंगल और ऊंची पहाड़ियों के बीच एक बड़ा और आलीशान बंगला बना हुआ था। गोपाल उस बंगले को देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, सर, इस जगह पर इतना बड़ा बंगला कैसे हो सकता है? अर्नव एकटक उस बंगले को देखते हुए कहता है, जैसे तुम देख रहे हो वैसे ही। अर्नव अपने कान पर वायरलेस डिवाइस लगाता है और बाकी के ऑफिसर्स को कहता है, गाइस बी अलर्ट, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अर्नव को उम्मीद थी कि वहां पर बहुत सारी सिक्योरिटी होगी, लेकिन उसकी उम्मीद से अलग यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड तक नहीं था। ये देखकर अर्नव हैरान था। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है और उसकी नजर वहां रखे कंटेनर पर जाती है। उस कंटेनर को देखकर गोपाल कहता है, सर, क्या ये वही है जिसे आप ढूंढ रहे थे? अर्नव कहता है, लगता तो वही है। वो अपनी डिवाइस की मदद से बाकी ऑफिसर्स से कहता है, ऑफिसर्स, शायद लोगों को उसी कंटेनर में रखा गया है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे कवर करना। ये कहकर अर्नव कंटेनर की तरफ बढ़ जाता है। अर्नव की टीम भी उससे कुछ दूर उसके पीछे चल रही थी। कंटेनर का दरवाजा बंद था, उस पर एक लॉक लगा था और उस लॉक पर काला कपड़ा बंधा था। अर्नव बिना देर किए उस ताले से वो कपड़ा हटा देता है और अगले ही पल अपनी पिस्टल से उस ताले को शूट करके ताला तोड़ देता है। जैसे ही ताला टूटता है, आसमान में जोर की बिजली चमकती है। एक पल के लिए वहां इतनी तेज रोशनी फैल गई थी कि किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उस बिजली के साथ ही वहां तेज बारिश शुरू हो गई थी। इस बार गोपाल के साथ साथ पूरी पुलिस की टीम डर गई। गोपाल घबराते हुए कहता है, सर, ये सब क्या हो रहा है? अर्नव बेपरवाह होकर कहता है, ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ ये सब आम बात है। ये कहकर अर्नव कंटेनर के हैंडल को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। गोपाल डर से कांपते हुए अपने मन में कहता है, अर्नव सर, ये क्या कर रहे हैं? क्या इन्हें समझ नहीं आता कि ये अपने साथ साथ बाकी के लोगों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं? अर्नव कंटेनर का दरवाजा पकड़कर खींच देता है
दरवाजे के खुलने की आवाज वहां गूंज पड़ती है और कुछ देर के लिए वहां खामोशी छा जाती है। अगले ही पल उस कंटेनर से लोगों की भीड़ बाहर आने लगती है। अर्नव और उसकी टीम ये नजारा देखकर दंग रह गए थे। जो लोग कंटेनर से बाहर निकल रहे थे, उनकी हालत बहुत खराब थी। उन्हें देखकर साफ समझ आ रहा था कि कई दिनों से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है। वो सभी कमजोर और बेहाल लग रहे थे और कंटेनर से निकलते ही जंगल की तरफ भाग रहे थे। वो नहीं जानते थे कि अर्नव उन्हें बचाने आया है। वो बस वहां से अपनी जान बचाकर दूर चले जाना चाहते थे। अर्नव अपने आप को संभालता है और अपनी टीम से कहता है, हमें सबको सही सलामत उनके घर तक पहुंचाना है। उन्हें जंगल में जाने से रोको। अर्नव की पूरी टीम उन लोगों को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन ये काम उनके लिए बहुत मुश्किल था। वो लोग डरे हुए थे और बस भाग रहे थे। कुछ देर बाद अर्नव बाकी के 3 कंटेनर को खोलता है और लोगों को बाहर निकालता है। अर्नव की टीम बड़ी मुश्किल से उन्हें संभालती है और एक एक करके उन्हें बस में बिठाकर वहां से ले जाती है। अब आंधी के साथ साथ बारिश और भी तेज होने लगी थी। आसमान पर तेज रोशनी के साथ बिजली चमक रही थी। सभी हॉस्टेजेस को भेजने के बाद उस बंगले के पास सिर्फ 3 ही लोग रह गए थे, अर्नव, गोपाल और 22 साल का एक कांस्टेबल अमन। सबके वहां से जाने के बाद अर्नव एक चैन की सांस लेता है, लेकिन अगले ही पल उसे कुछ याद आता है और वो हड़बड़ाते हुए अपनी घड़ी देखता है। 3 बजने में सिर्फ 15 मिनट ही रह गए थे। वो उस बंगले को देखते हुए अपने मन में कहता है, मुझे इस बंगले के अंदर जाकर देखना चाहिए। वो किडनैपर इस बंगले के अंदर तो नहीं छिपा। तभी अर्नव को याद आता है कि उसे 3 बजे से पहले यहाँ से सभी को वापस भेजना है, वरना लोगों की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन अर्नव बिना इन्वेस्टिगेशन के यहाँ से नहीं जाना चाहता था। वो गोपाल से कहता है, गोपाल, तुम अमन के साथ यहाँ से चले जाओ। मैं एक बार बंगले के अंदर की तलाशी लेना चाहता हूँ। अर्नव की बात सुनकर गोपाल घबरा जाता है। वो अपने मन में कहता है, ये अर्नव सर की बहादुरी तो मेरे लिए मुसीबत बनती जा रही है। जंगल के बीचों बीच इस बंगले में पता नहीं क्या होगा और बिना किसी टीम के इनको यहाँ तलाशी लेनी है। ये सोचकर गोपाल अर्नव से कहता है, सर, आज मौसम बहुत खराब है और पूरी टीम भी जा चुकी है। अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए सही वक्त नहीं है। हम कल यहाँ वापस आ जाएंगे। अर्नव ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। उसके पास अभी इतना टाइम भी नहीं था कि वो गोपाल को सब कुछ समझा सके। अर्नव सख्ती के साथ गोपाल से कहता है, गोपाल, तुम और अमन इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। इट्स एन ऑर्डर। गोपाल अर्नव को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो अर्नव से कहता है, सर, मैं आपको यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं भी चलूंगा आपके साथ। जब बहुत समझाने पर भी गोपाल नहीं मानता, तो अर्नव हार मानकर गोपाल से कहता है, ठीक है, तुम मेरे पीछे आकर मुझे कवर करो। अर्नव पास ही खड़े अमन की तरफ देखकर कहता है, अमन, तुम गाड़ी के साथ तैयार रहना। अमन हाँ में सर हिलाकर कहता है, यस सर। अर्नव गोपाल के साथ बंगले के अंदर चले जाता है। अर्नव को ऐसा लग रहा था कि ये मिशन उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा आसानी से पूरा हो गया, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस बंगले में उसके साथ क्या होने वाला है। वो नहीं जानता था कि उसने कौन सी मुसीबत मोल ले ली है। क्या अर्नव सच में अपने लिए एक नई मुसीबत मोल ले रहा है? क्या होगा बंगले में अर्नव के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। शाम के 7 बजे थे। सुहानी, निशा और विवेक के साथ लाइब्रेरी में थी। वो तीनों यहाँ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन पढ़ते पढ़ते सुहानी की आंख लग जाती है और वो डेस्क पर ही सर रख कर सो जाती है। निशा और विवेक भी उसे डिस्टर्ब नहीं करते। वो दोनों अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं। आज भी लाइब्रेरी में ज्यादा लोग नहीं थे। वहां लगभग 10 या 12 लोग ही रहे होंगे। युवराज सुहानी से थोड़ी दूर वाले डेस्क पर कुछ काम कर रहा है।
काम तो सिर्फ एक बहाना था। युवराज बस सुहानी के आसपास रहना चाहता था। इसकी दो वजह थी। पहली ये कि वो सुहानी को उस साए से प्रोटेक्ट करना चाहता था, और दूसरी ये कि उसे जल्द से जल्द ये पता लगाना था कि सुहानी का उस साए से क्या कनेक्शन है। युवराज अब तक ये बात समझ नहीं पाया था कि कैसे सुहानी उस साए के सभी शिकार को अपने सपने में देख सकती है, और सबसे जरूरी बात, उसमें उस साए को मारने की काबिलियत कैसे आई। युवराज बीच बीच में सुहानी को सोते हुए देख रहा था। सोते वक्त वो युवराज को और भी ज्यादा मासूम लग रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था और उसके कुछ बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिससे सुहानी और भी प्यारी लग रही थी। कुछ ही देर में सुहानी के शांत चेहरे पे शिकन आने लगती है। उसका शांत चेहरा अब परेशान लग रहा था। युवराज, जो कि कब से सुहानी को ही देख रहा था, इस बात को नोटिस कर लेता है। वो सुहानी को ऐसे देखकर परेशान हो जाता है। वो जानता था कि सुहानी के ऐसे रिएक्ट करने का क्या मतलब है। युवराज सुहानी के पास जाने के लिए जैसे ही उठता है, सुहानी की आंख खुल जाती है। वो हड़बड़ाकर उठ जाती है और बेचैनी से अपने आसपास देखने लगती है। उसका चेहरा देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो बहुत घबराई हुई है। सुहानी की ये हालत उसके पास बैठे निशा और विवेक भी नोटिस कर लेते हैं। इससे पहले वो सुहानी से कुछ कह पाते, युवराज सुहानी के पास आकर बैठ जाता है। युवराज सुहानी से कहता है, क्या देखा तुमने? सुहानी अभी भी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वो इतना ज्यादा डर गई थी कि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो हकलाते हुए कहती है, वो बंगला, जंगल, अर्नव सर, वो साया। सुहानी कुछ भी साफ साफ नहीं कह रही थी। युवराज, निशा और विवेक सुहानी की ये हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। उन्हें ये तो समझ नहीं आ रहा था कि सुहानी क्या कह रही है, लेकिन वो ये जरूर समझ जाते हैं कि फिर से उस साए ने एक शिकार किया है। युवराज सुहानी के पास जाकर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, सुहानी, यहां मेरी तरफ देखो। युवराज की बात सुनकर सुहानी उसकी तरफ देखती है। युवराज आगे कहता है, एक गहरी सांस अंदर लो और फिर बाहर छोड़ो। सुहानी बिल्कुल वैसा ही करती है। युवराज डेस्क पर रखी बोतल का ढक्कन खोलकर सुहानी को पानी पिलाता है। अब जाकर सुहानी कुछ शांत होती है। युवराज अपने दोनों हाथों से सुहानी की आंखों में देखते हुए कहता है, सुहानी, मुझे बताओ तुमने क्या देखा? सुहानी को अब एहसास होता है कि युवराज उसके साथ ही है। युवराज के साथ होने से सुहानी का डर उस पर हावी नहीं होता था। वो जानती थी कि युवराज के साथ होने से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सोचते हुए सुहानी युवराज को देखती रह जाती है। जब कुछ देर तक सुहानी कुछ नहीं कहती, तो निशा उसके चेहरे के सामने अपना हाथ हिलाते हुए कहती है, सुहानी तो भूल गई क्या? अभी तो डर रही थी। निशा के ऐसा करते ही सुहानी होश में आती है। उसे फिर से वो सपना याद आता है जो उसने अभी अभी देखा था। वो युवराज से कहती है, एएसपी सर की जान खतरे में है। ये सुनते ही निशा और विवेक भी डर जाते हैं, लेकिन युवराज अभी भी शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे सुहानी के ये कहने से उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। निशा घबराहट भरी आवाज में कहती है, सुहानी, तूने एग्जैक्टली क्या देखा? सुहानी ने अपने सपने में छोटे छोटे विजुअल्स देखे थे। वो उन विजुअल्स को याद करते हुए कहती है, मैंने घने जंगल के बीच एक बड़ा सा बंगला देखा, फिर एक बड़ा सा हॉल देखा जहां बिल्कुल अंधेरा था। फिर उस हॉल में एएसपी सर को खड़े देखा। अगले ही पल वो जमीन पर पड़े थे और वो साया लगातार उन पर अटैक कर रहा था। सुहानी की पूरी बात सुनकर विवेक और निशा और भी परेशान हो जाते हैं। विवेक हड़बड़ाकर कहता है, इसका मतलब अर्नव सर भी? निशा भी घबराते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। युवराज ये सब सुनकर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था।
ऐसा लग रहा था कि जो बात सुहानी उन सबको बता रही है, युवराज उसे पहले से जानता है। सुहानी युवराज से कहती है, युवराज सर, हमें उन्हें बचाना होगा। हम एक और इंसान को उसके हाथों मरने नहीं दे सकते। वो युवराज सुहानी की बात बीच में काटते हुए कहता है, एएसपी सिंह जिंदा हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम लोग उनकी फिक्र मत करो। ये सुनकर निशा, विवेक और सुहानी हैरानी से युवराज को देखते हैं। वो सोच में पड़ जाते हैं कि यहाँ बैठे हुए युवराज कैसे कह सकता है कि अर्नव ठीक है। उन तीनों को युवराज की बात पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि आज तक सुहानी का हर वो सपना सच हुआ था जो उसने उस साए के बारे में देखा था। तो ये सपना गलत कैसे हो सकता था? सुहानी युवराज से कहती है, नहीं युवराज सर, एएसपी सर की जान खतरे में है, मैंने खुद देखा है। युवराज अपनी बात पर जोर देकर कहता है, मैंने कहा ना, उनकी फिक्र मत करो, वो ठीक है। सुहानी और उसके दोस्त युवराज की कोई बात मानने को तैयार ही नहीं थे। सुहानी भी बार बार जिद करते हुए यही कह रही थी कि अर्नव की जान खतरे में है। युवराज थोड़ी सख्ती के साथ सुहानी से कहता है, क्या तुम्हें मुझ पर शक है? एक पल के लिए सुहानी खामोश रह जाती है और फिर ना में सर हिला देती है। युवराज आगे कहता है, तो मेरी बात पर यकीन करो, एएसपी सिंह इज सेफ नाउ। युवराज की ये बात सुनकर सुहानी भी शांत हो जाती है। वो सच में युवराज पर भरोसा करती थी। उसे लगता है कि अगर युवराज कुछ कह रहा है तो उसकी जरूर कोई न कोई वजह होगी। सुहानी तो युवराज की बात से कन्विंस हो जाती है, लेकिन निशा और विवेक को ये भरोसे वाला लॉजिक समझ नहीं आता। उन्हें अब भी लग रहा था कि अर्नव के साथ कुछ तो बुरा हुआ है, लेकिन युवराज के सामने वो कुछ कह नहीं पाते। युवराज सुहानी को देखते हुए अपने मन में कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सुहानी उसके शिकार को अपने सपने में कैसे देख सकती है। कुछ देर सोचने के बाद युवराज सुहानी से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम उस साए का शिकार कैसे देख सकती हो? सुहानी मायूस होकर ना में अपना सर हिला देती है। युवराज आगे कहता है, कई बार हमारे सपने हमारे बचपन के इंसिडेंट से जुड़े होते हैं। क्या तुम्हारे बचपन में ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से तुम्हें लगता है कि तुम ये सब देख पाती हो? युवराज बहुत ही स्मार्टली सुहानी से उसके बचपन के बारे में पूछ रहा था। जैसे ही युवराज सुहानी से ये सवाल करता है, निशा झट से कहती है, सुहानी को अपने बचपन की कोई भी बात याद नहीं है। ये सुनकर युवराज चौंक जाता है और सवालिया नजरों से सुहानी को देखने लगता है। सुहानी कहती है, हाँ, मैं अडॉप्टेड हूँ। शायद बचपन में मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ था जिससे मेरे बचपन की मेमोरी जा चुकी है। ये सुनकर युवराज की हैरानी और भी बढ़ जाती है। वो सुहानी से कुछ कहने ही वाला था, तभी उसका मोबाइल बजता है। युवराज अपना कॉल आंसर करता है। वो बड़े गौर से मोबाइल पर किसी की बात सुन रहा था। वक्त के साथ उसकी आंखें कठोर होती जा रही थीं। सुहानी, निशा और विवेक भी ये नोटिस कर रहे थे। पूरी बात सुनकर युवराज कॉल कट कर देता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अगले ही पल विवेक का मोबाइल भी बजता है। वो जैसे ही मोबाइल अपने कान पर रखता है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। कुछ देर बाद विवेक कॉल कट कर देता है। कॉल कट करते ही विवेक निशा और सुहानी से कहता है, युवराज सर सच कह रहे थे, एएसपी सर इज सेफ नाउ। निशा कहती है, और ये बात तुम्हें कैसे पता? विवेक संजीदगी के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्योंकि उन्होंने अभी अभी युवराज सर के डैड मिस्टर यशवंत दीवान को अरेस्ट किया है। ये सुनकर सुहानी और निशा आंखें फाड़कर विवेक को देखते रह जाते हैं। विवेक भी इस वक्त उन दोनों की तरह ही शॉक में था। कुछ देर तक उन तीनों के बीच एक खामोशी बनी रहती है। निशा उस खामोशी को तोड़ते हुए विवेक से कहती है, एएसपी सर ने मिस्टर यशवंत दीवान को अरेस्ट क्यों किया? विवेक जवाब देता है, उस दिन जो 1000 लोगों की किडनैपिंग वाली न्यूज वायरल हुई थी ना, उसके हॉस्टेजेस मिस्टर यशवंत दीवान के एक बंगले से मिले हैं। उन्हें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में अरेस्ट किया गया है। निशा कहती है, इसका मतलब उस न्यूज आर्टिकल में जो लिखा था वो सच था?
विवेक हाँ में अपना सर हिला देता है। निशा कुछ सोचते हुए कहती है, तो क्या युवराज सर भी इन सब में इन्वॉल्व थे? विवेक कहता है, युवराज सर का तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पुलिस ने पद्मिनी को अरेस्ट क्यों नहीं किया। उसका नाम भी मिस्टर यशवंत दीवान के साथ इस केस में जुड़ा था। निशा और विवेक यही सब बातें कर रहे थे, लेकिन सुहानी किसी और ही सोच में डूबी हुई थी। उन दोनों की बातों पर सुहानी का ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि ये सब होने के बाद युवराज कैसा होगा। सुहानी को युवराज की बहुत फिक्र हो रही थी। रात के 10 बजे थे। युवराज आज फिर से भैरवनाथ की गुफा के बाहर खड़ा था। गुफा के अंदर जाकर वो देखता है कि भैरवनाथ अपनी साधना में लीन था। इससे पहले युवराज जब भी उस गुफा में जाता था, भैरवनाथ को पता चल जाता था, लेकिन आज भैरवनाथ अपनी साधना में इतना डूबा हुआ था कि वो युवराज के वहां आने पर कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। भैरवनाथ से कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर युवराज उसका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए कहता है, वो साया आज रात 1000 लोगों की बलि नहीं दे पाएगा। युवराज के ऐसा कहने पर भैरवनाथ अपनी आंखें खोल लेता है। ये खबर सुनकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो खुशी और हैरानी के साथ युवराज से कहता है, शाबाश, तुमने उस साय को रोककर बहुत बड़ा काम किया है। युवराज अपने एटीट्यूड में कहता है, मैंने कुछ नहीं किया है। एक पुलिस ऑफिसर ने उन लोगों को आजाद कर दिया जिनकी बलि वो साया देने वाला था। भैरवनाथ मुस्कुराते हुए कहता है, पुलिस वाले ने आजाद किया? फिर तो वो अफसर बड़ा बहादुर होगा जिसने उस साय को मात दे दी। ये सुनकर युवराज को अर्नव की याद आ जाती है और गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो कहता है, अब आगे क्या? हमने उसे बलि देने से तो रोक लिया है, लेकिन आज रात से उसकी शक्तियां फिर से बढ़ने लगेंगी। अब हम उसे कैसे रोकेंगे? भैरवनाथ जवाब देता है, हाँ, आज अमावस्या की रात है। आज से उस साय की शक्तियां फिर से बढ़ने लगेंगी। अब उसे रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है। युवराज कहता है, कौन सा रास्ता? भैरवनाथ कहता है, वो लड़की। क्या हुआ था बंगले में अर्नव के साथ, और अर्नव कैसे मिस्टर यशवंत दीवान तक पहुंच गया? क्या युवराज अपने डैड को अर्नव से बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। भैरवनाथ कहता है, वो लड़की। युवराज कहता है, लेकिन सुहानी उस साय को कैसे रोक सकती है? भैरवनाथ युवराज के इस सवाल का जवाब नहीं देता और किसी सोच में पड़ जाता है। कुछ देर सोचने के बाद वो कहता है, उस साय को कैसे खत्म करना है ये सिर्फ वो लड़की जानती है, और उसे ये शक्तियां कहां से मिली ये भी वही बता सकती है। युवराज को निशा की बात याद आ जाती है। निशा ने कहा था कि सुहानी को अब उसके बचपन की कोई भी बात याद नहीं है। युवराज अभी इस बात को लेकर श्योर नहीं था, इसीलिए वो ये बात भैरवनाथ को नहीं बताता। युवराज इन्हीं सोच में डूबा हुआ था। तभी भैरवनाथ उससे कहता है, क्या हुआ युवराज, तुम क्या सोच रहे हो? युवराज बात को छिपाते हुए कहता है, मैं बस यही सोच रहा था कि अगर डैड ने लालच ना किया होता तो आज हालात ऐसे नहीं होते। भैरवनाथ युवराज की बात से सहमत नहीं था। वो फौरन कहता है, नहीं युवराज, अगर यशवंत ने लालच नहीं किया होता तब भी तुम यहीं खड़े होते। युवराज कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे याद है उस रात डैड ही मुझे उस विशिंग वेल के पास लेकर गए थे और उस रात से ही ये सब शुरू हुआ है। भैरवनाथ युवराज को समझाते हुए कहता है, नहीं युवराज, जो तुम जानते हो वो आधा सच है। अगर यशवंत उस रात तुम्हें वहां लेकर नहीं जाता तो भी वो साया तुम तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेता। युवराज हैरानी से भैरवनाथ को देखने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भैरवनाथ आखिर कह क्या रहा है। भैरवनाथ युवराज के चेहरे को देखकर उसके मन की बात समझ जाता है और उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है उस साय ने तुम्हें ही क्यों चुना?
युवराज बिना कुछ सोचे जवाब देता है, क्योंकि मेरे डैड खुद मुझे उसके पास लेकर गए थे। भैरवनाथ युवराज की बात को नकारते हुए कहता है, नहीं, बात ये नहीं थी। युवराज क्यूरियस होकर कहता है, तो क्या बात थी? भैरवनाथ युवराज को समझाते हुए कहता है, बात सिर्फ यशवंत के लालच की नहीं है। तुम अलग हो। तुम में कुछ ऐसा है जो वो चाहता है। तुम्हें लगता है कि यशवंत तुम्हें उसके पास लेकर गया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसने खुद तुम्हें चुना है। युवराज फौरन कहता है, लेकिन मुझ में ऐसा क्या है कि उसने मुझे चुना? भैरवनाथ युवराज के इस सवाल का जवाब नहीं देता। वो खुद भी पूरी बात ठीक से नहीं जानता था, इसलिए वो कुछ भी कहने से बच रहा था। युवराज अपनी बात दोहराते हुए कहता है, ये सब डैड की वजह से ही हुआ है। अगर वो मुझे उसके पास नहीं लेकर जाते तो ये कभी नहीं होता। भैरवनाथ कहता है, मुझे लगता है उस साये ने तुम्हें ढूंढा है और ऐसी परिस्थिति बनाई कि तुम खुद उसके पास जाकर उसे आजाद करो। कैसे, ये मैं नहीं जानता, लेकिन कोई तो बात है जो हमसे छिपी हुई है, और वो बात सिर्फ यशवंत जानता है। युवराज भैरवनाथ की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। वो आज तक अपनी इस हालत का जिम्मेदार अपने डैड को ही मानता था, लेकिन आज उसे लग रहा था कि पूरी गलती उसके डैड की नहीं थी। युवराज समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो यशवंत उससे सालों से छुपाते आ रहे हैं, और उन्हें ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ रही है। युवराज अपनी सोच में डूबा ही था, तभी भैरवनाथ आगे कहता है, युवराज, तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। अगर इन 6 महीनों में तुम खुद को उससे आजाद नहीं कर पाए तो वो तुम्हें मार देगी, और तुम्हारी बलि से मिलने वाली अपार शक्ति से वो अपने सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगी। तुम्हें जल्द से जल्द उस श्राप से मुक्त होना ही होगा। भैरवनाथ की बात पूरी होते ही युवराज वहां से चला जाता है। युवराज के वहां से जाने के बाद भैरवनाथ फिर से अपनी आंखें बंद करके ध्यान करने लगता है। अगली सुबह सेंट थॉमस कॉलेज में सन्नाटा फैला था। इस खामोशी की वजह वहां हो रहा एग्जाम था। सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लास में बैठकर सेमेस्टर एग्जाम लिख रहे थे। एग्जाम खत्म होने में बस आधा घंटा बाकी था। युवराज अपने ऑफिस में बैठे हुए कुछ काम कर रहा था। पहले तो युवराज हफ्ते में सिर्फ एक दिन क्लास लेने के लिए कॉलेज आया करता था, लेकिन सुहानी के आने के बाद अब युवराज रोज ही कॉलेज आता था और अपने ऑफिस का काम भी कॉलेज में ही पूरा कर लिया करता था। युवराज अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त सुहानी के आसपास ही रहना चाहता था, जिससे वो सुहानी के बारे में और कुछ जान सके और साथ ही उसे प्रोटेक्ट कर सके। यशवंत दीवान के अरेस्ट होने के बाद अब युवराज कॉलेज का प्रोफेसर होने के साथ साथ वहां का ट्रस्टी भी बन गया था। कॉलेज का ये सन्नाटा पुलिस की सायरन की आवाज से टूट जाता है। माहौल शांत होने की वजह से सायरन की आवाज पूरे कॉलेज में गूंजने लगती है। एक पुलिस कार कॉलेज गेट के अंदर आकर रुकती है। कार से अर्नब और गोपाल बाहर निकलते हैं। अर्नब की हालत अभी ठीक नहीं लग रही थी। उसके दाएं हाथ की हथेली पर एक मोटी सी पट्टी बंधी थी और उसके चेहरे, गर्दन और हाथों पर कुछ चोट और कुछ गहरे खरोंच के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अर्नब पर बेरहमी से हमला किया है। उसके जख्म बिल्कुल ताजा थे, जैसे कल के ही हों। इतने जख्म होने के बाद भी अर्नब के चेहरे पर जंग जीतने वाली मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो। और देखा जाए तो ये अर्नब की जीत ही तो थी। जो काम आज तक कोई नहीं कर पाया था, वो काम अर्नब ने कर दिखाया था। उसने युवराज दीवान को हराया था और वो युवराज को उसकी हार का एहसास कराने ही यहाँ आया था। गोपाल अर्नब के साथ ही वहां आया था। गोपाल के शरीर पर भी एक दो चोट के निशान दिख रहे थे, लेकिन चोट से ज्यादा उसके चेहरे पर घबराहट दिख रही थी। अर्नब कार से उतरकर कॉलेज के अंदर जाता है और सीधा युवराज के ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है। अर्नब बिना नॉक किए युवराज के ऑफिस में चला जाता है।
गार्ड उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अर्नव को रोक पाना उसके बस का नहीं था। युवराज ऑफिस में बैठे लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। तभी अर्नव वहां आता है और युवराज के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। अर्नव की इस बदतमीजी के बाद भी युवराज कुछ रिएक्ट नहीं करता। वो बस अपने काम में लगा रहता है। अर्नव के पास खड़ा गोपाल ये सब देख रहा था। अर्नव ने सोचा था कि उसकी इस हरकत से युवराज गुस्से से लाल हो जाएगा, लेकिन युवराज को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ये देखकर अर्नव कहता है, क्या हुआ मिस्टर युवराज दीवान? आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं? अब जाकर युवराज लैपटॉप से अपनी नजर हटाता है और अर्नव की तरफ देखता है। युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, एएसपी सिंह, क्या आपको पता है कि इस कॉलेज के पास ही मेरा एक स्कूल भी है? अर्नव कहता है, हाँ बिल्कुल मुझे पता है, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? युवराज कहता है, आई थिंक आपको वहां कुछ दिन जरूर जाना चाहिए। अर्नव को युवराज की बात समझ नहीं आ रही थी। वो कंफ्यूज होकर कहता है, लेकिन क्यों? युवराज अर्नव की आंखों में देखते हुए कहता है, वहां केजी क्लास के बच्चों में भी ये मैनर है कि किसी के रूम में एंटर करने से पहले उनसे परमिशन लेते हैं। युवराज की ये बात अर्नव को किसी तीर की तरह लगती है। अर्नव का चेहरा गुस्से से लाल होने लगता है। वो भी युवराज की इंसल्ट करने की इंटेंशन से कहता है, पुलिस वाले किसी क्रिमिनल से कब से परमिशन लेने लगे? युवराज अनजान बनते हुए कहता है, यहाँ क्रिमिनल कौन है? अर्नव डेविल स्माइल के साथ कहता है, आपके डैड। मेरा मतलब है आपके डैड ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में अरेस्ट हो चुके हैं, तो उन्हें क्रिमिनल कहा जा सकता है और आप उन्हीं के बेटे हैं, तो जाहिर है आप भी इन सब में इन्वॉल्व होंगे। अर्नव के मुंह से अपने डैड के लिए क्रिमिनल वर्ड सुनकर युवराज को गुस्सा आने लगता है। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहता है, एएसपी सिंह, मुझे लगता था कि आप पढ़ाई में अच्छे रहे होंगे, तभी आईपीएस ऑफिसर बन पाए हैं, लेकिन लगता है कि मैं गलत था। आपका क्राइम और क्रिमिनल को लेकर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। अर्नव गुस्से में अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो जाता है और ऊंची आवाज में कहता है, मैं जानता हूं कि तुम भी अपने डैड की तरह इन्हीं इलीगल काम में लगे हुए हो। आज जैसे तुम्हारे डैड को अंदर किया है ना, वैसे ही तुम्हें भी एक दिन जेल के अंदर डालकर ही रहूंगा। युवराज बिल्कुल आराम से कहता है, ठीक है, फिर जब आपके पास कोई ढंग का सबूत हो तो यहाँ मुझे अरेस्ट करने आ जाना। आई विल वेट फॉर यू। युवराज को इस कंडीशन में भी इतना काम देखकर अर्नव अंदर ही अंदर पागल हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि यशवंत दीवान के अरेस्ट हो जाने के बाद भी युवराज इतना शांत कैसे बैठा है। अर्नव को खामोश देखकर युवराज आगे कहता है, एएसपी सिंह, इफ यू डोंट माइंड, मुझे बहुत काम है। अगर कोई जरूरी काम ना हो तो आप जा सकते हैं। युवराज का एक एक शब्द अर्नव के गुस्से को बढ़ा रहा था। अर्नव गुस्से में लाल होकर कहता है, युवराज दीवान, अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तुम जानते नहीं हो कि तुमने किससे पंगा ले लिया है। ये कहते हुए अर्नव युवराज के ऑफिस से बाहर जाने लगता है। जैसे ही अर्नव दरवाजे की तरफ 2-3 कदम बढ़ाता है, अर्नव का मोबाइल बजता है। वो अपने मोबाइल स्क्रीन को देखता है। अर्नव के पास उसी प्राइवेट नंबर से कॉल आया था जिसने उसे उन हॉस्टेजेस की सारी इंफॉर्मेशन दी थी। उस कॉलर की मदद के बिना अर्नव इस केस को कभी सॉल्व नहीं कर सकता था। अर्नव उस कॉल को आंसर करते हुए कहता है, हेलो। सामने से कोई जवाब नहीं आता। अर्नव कई बार फोन पर हेलो हेलो बोलता है, लेकिन आज उसे सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। जब अर्नव अपनी आवाज ऊंची करके हेलो कहता है तो उसे पीछे एक मोबाइल से खुद की आवाज सुनाई देती है। अचानक से अर्नव शांत हो जाता है और उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। अब उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। अर्नव युवराज की तरफ मुड़ता है। वो देखता है कि युवराज अपनी जगह पर बैठा था और उसके हाथ में एक मोबाइल था। जैसे ही अर्नव की नजर युवराज के मोबाइल पर जाती है,
युवराज मोबाइल स्क्रीन अर्नव की तरफ कर देता है। अर्नव देखता है कि युवराज के मोबाइल पर अर्नव का ही नंबर था, साथ ही मोबाइल का स्पीकर ऑन था। ये देखकर अर्नव हैरान रह जाता है। अर्नव इस वक्त जो देख रहा था उस पर उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। अर्नव युवराज से कहता है, ये नहीं हो सकता। युवराज अर्नव की बात का कोई जवाब नहीं देता। वो बस खामोशी से अपनी चेयर पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में जो ईगो था वो अर्नव को शर्मिंदा कर रहा था। अर्नव हैरानी के साथ युवराज से कहता है, तुमने खुद अपने डैड को अरेस्ट करवा दिया? अर्नव सदमे में युवराज के सामने खड़ा था। अब वो कुछ भी कहने की हालत में नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो गया। अर्नव ये जानकर हैरान था कि अपने जिस जीत की वजह से वो फूले नहीं समा रहा था, वो जीत उसकी थी ही नहीं। ये सब युवराज ने किया था और उसने अर्नव का इस्तेमाल किया था। गोपाल भी अर्नव के पास ही खड़ा था। सच जानने के बाद वो भी सदमे में था। युवराज को उन दोनों की इस हैरानी से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। कुछ देर इसी तरह शौक में रहने के बाद अर्नव कहता है, तुम कैसे? मेरा मतलब तुम्हारे डैड? वो इससे आगे कुछ कह नहीं पाता। अर्नव की आंखों में बहुत से सवाल थे जिसे युवराज साफ साफ देख पा रहा था। उसकी हालत समझकर युवराज कहता है, आपको क्या लगता है एसीपी सिंह, रोहित आप तक कैसे पहुंचा? अब अर्नव की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। युवराज आगे कहता है, रोहित को आप तक मैंने ही पहुंचाया था। रोहित ने वो न्यूज़ भी मेरे ही कहने पर आपको दी थी, क्योंकि मैं उसे वायरल करना चाहता था। हमारे बंगले का लोकेशन भी मैंने ही आपको दिया था ताकि आप उन हॉस्टेजेस को आज़ाद कर सको। सच तो ये है कि उन लोगों को मैंने आज़ाद कराया है और आपने इस काम में मेरी मदद की है। क्या करेगा अब अर्नव? क्यों कराया युवराज ने अपने ही डैड को सलाखों के पीछे? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी कि लोगों ने जो भी युवराज के बारे में कहा था वो बिल्कुल सच था। युवराज की परमिशन के बिना कोई भी उसकी फैमिली तक नहीं पहुंच सकता। वहीं गोपाल ये सब सुनकर युवराज से और भी इम्प्रेस हो गया था। गोपाल अपने मन में कहता है, मैंने तो पहले ही एसपी सर से कहा था कि युवराज दीवान की मर्जी के बिना उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी बात तो सुनी नहीं, आप खड़े हैं मूर्ति बन के। अर्नव खुद को संभालते हुए कहता है, तुमने अपने ही डैड को क्यों अरेस्ट करवा दिया और ये शर्त क्यों रखी कि मैं उन्हें वापस शिमला ना आने दूं? युवराज अपनी सख्त आवाज में कहता है, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने आपका काम कर दिया है, अब आपकी बारी है अपना वादा पूरा करने की। अर्नव के मन में इस समय हजारों सवाल चल रहे थे, लेकिन वो जानता था कि युवराज उसके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देने वाला है। वो बिना कुछ कहे ही युवराज के ऑफिस से बाहर चला जाता है। अर्नव के बाहर जाते ही युवराज के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। जो चेहरा अभी एटीट्यूड और प्राउड से भरा था, अब वो बिल्कुल शांत हो गया था। युवराज की आंखों में अब वो दर्द दिख रहा था जिसे उसने कब से छुपा कर रखा था। युवराज उस बंद कमरे में खुद से कहता है, सॉरी डैड, आपको यहाँ से दूर रखने का और कोई तरीका नहीं था। वो अब और भी खतरनाक होता जा रहा है और यहाँ आपकी जान को खतरा था। कुछ देर रुककर वो आगे कहता है, बस एक बार ये सब खत्म हो जाए, फिर मैं आपको वहां से निकाल लूंगा, लेकिन इस वक्त आपके लिए शहर से बाहर रहना ही सेफ है। इधर युवराज के ऑफिस से बाहर आने के बाद अर्नव कुछ देर तक कॉलेज के हॉल में ही खड़ा रहता है। युवराज से मिलकर अर्नव बहुत परेशान हो गया था और खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद उसका दिमाग शांत होता है और वो उस केस के एक और सस्पेक्ट पद्मिनी सिंघानिया को ढूंढने लगता है। लेकिन पद्मिनी कॉलेज में नहीं थी, इसलिए अर्नव को यहाँ भी निराश होना पड़ता है। पद्मिनी के ना मिलने पर अर्नव वापस जाने के लिए कॉलेज की बिल्डिंग से बाहर निकल रहा था। बिल्डिंग के बाहर बहुत भीड़ थी। कॉलेज स्टूडेंट्स अपना एग्जाम देकर जा रहे थे।
उसी भीड़ के बीच अर्नब भी गोपाल के साथ अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक से वहां भगदड़ मच जाती है। ये देखकर अर्नब अलर्ट हो जाता है। अगले ही पल कॉलेज ग्राउंड में एक कार बड़ी तेजी से चलती हुई आती है। वो कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। उस कार से डरकर स्टूडेंट्स इधर उधर भाग रहे थे। वो कार फुल स्पीड में इधर उधर जा रही थी। अर्नब सभी स्टूडेंट्स से वहां से दूर हटने के लिए कहता है। उस भगदड़ को देखकर युवराज भी ग्राउंड की तरफ ही जा रहा था। तभी वो देखता है कि वो कार एक लड़की की तरफ तेजी से बढ़ रही है। ये देखकर युवराज की सांसें रुक जाती हैं कि वो लड़की सुहानी थी। युवराज बिना एक पल गवाए तेजी से सुहानी की तरफ भागता है। अपने सामने आ रही कार को देखकर सुहानी बहुत डर गई थी। वो कार सीधे सुहानी की तरफ नहीं बढ़ रही थी, बल्कि वो टेढ़े मेढ़े तरीके से चल रही थी। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। इतने में वो कार सुहानी के ठीक सामने आ जाती है। सुहानी डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। इससे पहले वो कार सुहानी को हिट कर पाती, एक मजबूत हाथ उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और वो कार जाकर दीवार से टकरा जाती है। ये देखकर युवराज अपनी जगह पर रुक जाता है। इस बार सुहानी को बचाने वाला युवराज नहीं, बल्कि अर्नब था। युवराज सुहानी और अर्नब से कुछ ही दूर खड़ा उन दोनों को देख रहा था। सुहानी अर्नब की बाहों में थी और अर्नब का हाथ उसकी कमर पर था। अभी सुहानी की आंखें बंद थीं, लेकिन अर्नब की नजरें सुहानी के चेहरे पर रुकी हुई थीं। अर्नब बिना पलकी झपकाए सुहानी को ही देख रहा था। उसने सुहानी को पहले भी देखा था, लेकिन इतने गौर से नहीं। आज अर्नब बहुत करीब से देख पा रहा था कि सुहानी कितनी खूबसूरत है। वो चाहकर भी उसके चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। युवराज वहां खड़ा होकर ये सब देख रहा था। उसे अर्नब का सुहानी को इस तरह से पकड़ना और इस तरह से देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। युवराज के चेहरे पर इस वक्त गुस्सा और जलन साफ साफ दिख रही थी। सुहानी की आंखें अभी भी बंद थीं। कुछ ही पलों में उसे एहसास होता है कि वो उस कार की टक्कर से बच गई है। वो एक चैन की सांस लेती है और अपने मन में कहती है, युवराज सर। वो सोच रही थी कि आज फिर युवराज ने ही उसे बचाया है। ये सोचकर सुहानी अपनी आंखें खोलती है और सामने देखकर वो शॉक्ड रह जाती है। उसके सामने युवराज नहीं, बल्कि अर्नब था। सुहानी खुद को संभालते हुए फौरन अर्नब से अलग हो जाती है। ये देखकर युवराज को थोड़ी शांति मिलती है। सुहानी अब अर्नब के सामने अनकंफर्टेबल होकर खड़ी थी। अर्नब भी थोड़ा एम्बैरेस था, क्योंकि कुछ देर पहले वो सुहानी को एकटक देखे जा रहा था। अर्नब थोड़ा हिचकिचाते हुए सुहानी से कहता है, तुम ठीक हो? सुहानी असहज होकर कहती है, हाँ, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। अर्नब अब भी सुहानी से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। वो बस सुहानी को ही देख रहा था और कुछ कह नहीं रहा था। अब युवराज खुद को रोक नहीं पाता। वो अर्नब और सुहानी के पास चला जाता है। वहां जाते ही युवराज सुहानी से कहता है, तुम ठीक हो? सुहानी हाँ में सर हिला देती है। युवराज अर्नब को देखकर कहता है, थैंक्स। अर्नब युवराज के सामने कुछ भी नहीं कह पाता। वो बस अपना सर हिला देता है। आज जैसे उसने युवराज के साथ बर्ताव किया था, उससे वो काफी शर्मिंदा था। जैसे ही अर्नब वहां से जाने के लिए अपनी कार की तरफ मुड़ता है, सुहानी अर्नब से कहती है, सर, अब आपकी तबीयत कैसी है? अर्नब चौंकते हुए कहता है, मेरी तबीयत? सुहानी कहती है, हाँ, परसों आपकी तबीयत खराब थी ना? आप हमें रोड पर अपनी गाड़ी के पास बेहोश मिले थे और आपके कानों से खून बह रहा था। युवराज सर ने आपको हॉस्पिटल पहुंचाया था। अर्नब और गोपाल ये सुनकर हैरानी से सुहानी और युवराज को देखने लगते हैं। अर्नब पहले ही अपने बर्ताव से काफी शर्मिंदा था और अब उसे पता चलता है कि युवराज ने परसों रात उसकी मदद भी की थी। अर्नब अब युवराज से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। युवराज भी अर्नब से कहता है, ओ यस, एएसपी सिंह,
हाउ आर यू नाउ? अर्नव पोलाइटली कहता है, आई एम फाइन मिस्टर युवराज, थैंक्स फॉर द हेल्प। अर्नव अब बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। उसे घुटन सी हो रही थी। वो जल्द से जल्द वहां से जाना चाहता था। अर्नव अपनी घड़ी देखते हुए कहता है, मुझे देर हो रही है, मुझे अब चलना चाहिए। ये कहकर वो अपनी कार से कॉलेज से बाहर चला जाता है। युवराज, सुहानी और अर्नव में से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि थोड़ी दूर पर एक लड़की खड़ी है जो कब से उन्हें ही देख रही है। वो वही लड़की थी जिसने उस रात अर्नव की जान बचाई थी। वो लड़की हल्की मुस्कान के साथ कहती है, आखिर मुझे मेरा मोहरा मिल ही गया। चलो कुछ तो फायदा हुआ उस बेवकूफ लड़के से एक्सीडेंट कराने का। रात के 3 बजे थे। हमेशा की तरह आज भी पुराना रोड बिल्कुल सुनसान था। धीमी धीमी हवाएं चल रही थीं। उन हवाओं से पत्तियों की सरसराहट की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। इसी बीच एक लड़का उस सुनसान सड़क पर चल रहा था। उस लड़के ने सफेद कुर्ता पैजामा पहना था। उस लड़के की आंखें खुली थीं, लेकिन वो पलकें नहीं झपका रहा था और ना ही उसकी आंखों की पुतलियां हिल रही थीं। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आंखें खोलकर सो रहा है। वो लड़का चलते हुए विशिंग वेल के पास आ जाता है। जब वो उस कुएं के पास आता है तो वो होश में आ जाता है, जैसे उसकी नींद खुल गई हो। वो लड़का हड़बड़ाते हुए अपने चारों तरफ देखता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस जगह पर कैसे आ गया। वो लड़का डर से हकलाते हुए कहता है, मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो अपने कमरे में सो रहा था। शायद मैं सपना देख रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं सपना देख रहा हूँ। वो लड़का ये सब कह ही रहा था, तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, ये सपना नहीं है। उस आवाज को सुनकर लड़का और भी ज्यादा डर जाता है। आवाज उसके पीछे से आ रही थी, लेकिन उसके पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो लड़का घबराते हुए कहता है, कौन है? कौन है यहाँ? वो आवाज बड़े ही प्यार और आराम से कहती है, मैं चाहती नहीं थी कि ऐसा हो, लेकिन अब मुझे इसकी जरूरत है। लड़का कहता है, किसकी जरूरत है? अगले ही पल वो साया उस लड़के के चेहरे के ठीक सामने आकर अपनी भयानक आवाज में कहता है, शिकार की। उस अंधेरी रात में सुनसान जंगल के बीच उस साए को देखकर उस लड़के की हालत खराब हो जाती है। डर से उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। जिस साए के बारे में वो सालों से सुनता आ रहा था, वो साया अब उसके सामने था। अगले ही पल वो साया उस लड़के के गले को पकड़कर उसे जमीन से ऊपर उठा लेता है। वो लड़का डरकर हवा में ही अपने हाथ पैर मारने लगता है। उस साए की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उस लड़के का दम घुट रहा था। उसकी सांसें फूलने लगी थीं और उसकी आंखें लगभग बाहर आ गई थीं। तभी उस साए की उंगलियों से नाखून निकलकर उस लड़के के गले के अंदर चले जाते हैं। उस लड़के के गले से खून निकलकर जमीन पर गिरने लगता है और वो लड़का दर्द से छटपटाने लगता है। कुछ देर तक छटपटाने के बाद वो दम तोड़ देता है और उसकी बॉडी बेजान हो जाती है। वो साया लड़के के बेजान शरीर को वहीं फेंक देता है। उस लड़के का शिकार करने के बाद उस साए की गुस्से में गुर्राने की भयानक आवाज आने लगती है और अगले ही पल एक आवाज उस सुनसान जंगल में गूंजने लगती है, नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों ने मुझसे मेरे शिकार छीने हैं ना, अब तुम्हें पता चलेगा इसका अंजाम क्या होगा। उस लड़के को मैं ऐसी मौत दूंगी कि उसकी रूह कांप जाएगी। अगले ही पल सुहानी की नींद खुल जाती है और वो चीखते हुए उठकर बैठ जाती है। सुहानी के चीखने की आवाज से निशा की नींद भी खुल जाती है। वो हड़बड़ाते हुए सुहानी के पास जाकर कहती है, क्या हुआ सुहानी? सुहानी आज फिर से बहुत डर गई थी।
घबराहट में वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। निशा उसकी पीठ सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश करने लगती है। कुछ देर बाद सुहानी शांत होती है और निशा से कहती है, आज उसने फिर से किसी को मार दिया। ये सुनकर निशा भी सकते में आ जाती है। वो सुहानी से कहती है, इस बार कौन था? सुहानी जवाब देती है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक लड़का था। निशा कुछ देर सुहानी को देखती रह जाती है। फिर वो खुद को और सुहानी को झूठी तसल्ली देते हुए कहती है, सुहानी ये भी तो हो सकता है ना कि ये सिर्फ सपना ही हो। तो दिन भर उस साहे के बारे में सोचती रहती है, तो हो सकता है इसलिए तूने ऐसा सपना देखा हो। और कल भी तो तूने एएसपी सर पर अटैक होते हुए देखा था ना, लेकिन वो तो बिल्कुल सेफ है। सुहानी इस बारे में सोचती है। उसे निशा की बातें सही लग रही थी। उसने अर्नव पर जानलेवा हमला होते देखा था, लेकिन अर्नव तो बिल्कुल ठीक था। सुहानी खुद भी निशा की बात पर भरोसा करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका आज का ये सपना सच हो। सुहानी और निशा बिना कुछ कहे बस वहां बैठे रहते हैं। हमेशा की तरह आज भी सुहानी की खिड़की के बाहर शॉल ओढ़े कोई खड़ा था, जो उसे देख रहा था। उसने सुहानी और निशा के बीच हुई सारी बातें सुन ली थी। उन दोनों की बात सुनकर वो आदमी खुद से कहता है, खतरा बढ़ता जा रहा है, अब मुझे उन्हें बताना ही होगा। क्या फिर से सुहानी का ये भयानक सपना सच हो जाएगा? क्या हुआ था बंगले में अर्नव के साथ? सुहानी के सपने से अलग वो जिंदा कैसे बच गया? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।